तो दोस्तों, आज हम सोशल साइंस की इस सीरीज में लेसन नंबर 5 इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बॉट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर। जैसा कि हम जानते हैं कि आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आज हम देखें तो पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है इन द terms of transportations as well in the terms of communication। आज दुनिया का कोई भी देश है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट करके भी पहुँच सकते हो और विद इन द फ्यू सेकेंड्स यू कैन कॉन्टैक्ट विथ एनी पर्सन्स एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो आज इसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया है एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुकी है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, कॉपरेशंस अमॉन्ग ऑल द नेशंस हैज़ इंक्रीज, हैंस न्यू एटीट्यूड हैज़ डेवलप। और तो उसकी वजह से आज एक पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। इसलिए दुनिया के देशों के बीच में कॉपरेशन, जो एक दूसरे को साथ सहकार देने की जो भावना है, उसका विकास हुआ है। और इसके लिए जो आज तक दुनिया के देशों का जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल बदल चुका है। कंट्रीज हैव बिकम ओरिएंटेड टूवर्ड्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड वर्ल्ड पीस। आज दुनिया का हर एक देश एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है किसी ना किसी वजह से, क्योंकि किसी भी देश के पास सारे रिसोर्सेस नहीं होते हैं। इसलिए दुनिया का हर एक देश अपने देश के अंदर किसी ना किसी रिसोर्सेस के लिए किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए आज हमारे देश, हमारा जो देश है या दुनिया का कोई भी देश है, वो हर एक देश के साथ सहकार बनाकर उसके साथ कोएग्जिस्ट करके रहना चाहता है। और यही हालत दुनिया के हर एक देश की है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि दुनिया में पीस, एक वर्ल्ड पीस, दुनिया भर में शांति का माहौल है, वो बढ़ा है। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। तो यहाँ पर ये जो लेसन है उसके अंदर दो वर्ड्स दिए हैं उसके टाइटल में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों वर्ड्स को ब्रीफ करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है नॉलेज, लेकिन नॉलेज के साथ यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा हुआ है, उसके आगे सिस्टमेटिक नॉलेज। तो नॉलेज हो, लेकिन कैसा नॉलेज कि सिर्फ किसी ने कहा सुना ऐसा नॉलेज नहीं, लेकिन सिस्टमेटिक का मतलब लॉजिकल या फिर प्रूव्ड नॉलेज, उसको हम साइंस कहेंगे। और टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो प्रैक्टिकल, जो भी सिस्टमेटिक नॉलेज हमारे पास है उसका प्रैक्टिकल हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड्स, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बगैर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग वर्ड है, फंडामेंटली दोनों अलग अलग मीनिंग है, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ ही उसका इस्तेमाल होता है। हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम ऐसे साइंस और टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं, तो प्राचीन भारत में हमारे पास इस साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या एक स्टेटस था, हमारे पास क्या था और हमने दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट किया है इस फील्ड में, उसके बारे में हम जानेंगे। द ग्रेट सेजेस ऑफ आवर एंशिएंट इंडिया हैव गिफ्टेड इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के जितने भी हमारे संत थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, उसने साइंस के फील्ड में, साइंस के क्षेत्र में दुनिया को बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। दे हैव मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स। तो अगर हम बात करें तो साइंस के अलग अलग क्षेत्र, जैसे कि धातु शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, औषध शास्त्र हो, या फिर चिकित्सा शास्त्र हो, गणित हो, या फिर ज्योतिष शास्त्र हो, खगोल विज्ञान हो, वास्तुशास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, ये सारे जितनी भी शाखाएं साइंस की है, जितनी भी शाखाएं विज्ञान की है, हर एक शाखा में कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने कंट्रीब्यूट किया है, प्राचीन भारत ने कंट्रीब्यूट अपना हिस्सा दिया है। इट इज़ अ मैटर ऑफ अ ग्रेट प्राइड फॉर अस, और ये हमारे लिए वाकई गर्व की बात है। India has contributed not only in the field of literature, art, religion, education and philosophy, but also it has made an immense contributions in the field of science and technology.
तो भारत ने सिर्फ आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन, फिलोसॉफी में ही नहीं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी तगड़ा प्रदान किया है. Modernized researchers have proved that India has scientific attitude along with the religious outlook. तो आज के जितने भी शोध करता है, संशोधन करता है, उसने साबित किया है कि हालांकि भारत के लोगों का जो नज़रिया है वो धार्मिक रहा है, लेकिन उसमें भी उसका जो एटीट्यूड था वो साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ उसने धर्म को फॉलो किया है. तो इस सिलसिले में सबसे पहले बात करेंगे मेटलर्जी यानी कि धातु विज्ञान, धातु शास्त्र. Since ancient age, the people of India used metallurgy in their practical life. Ancient India made extraordinary progress in the field of metallurgy. धातु विज्ञान में, धातु शास्त्र में प्राचीन भारत के लोगों ने एक अद्भुत अचीवमेंट, अद्भुत सिद्धि प्राप्त की थी. A metallic idol of female dancer discovered from Indus Valley civilizations is an exemplary achievement of ancient India. और अगर हम उसके बारे में बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के उत्खनन के काम के दौरान जो हमें एक फीमेल डांसर की, मतलब एक स्त्री नृत्यांगना की धातु की बनी हुई मूर्ति जो प्राप्त हुई है, ये इस बात का एग्जाम्पल है, ये इस बात की गवाही है. लेटर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुषाण पीरियड हैव बीन फाउंड एट तक्षशिला. उसके बाद तक्षशिला के अंदर कुषाण राजाओं के समय के दौरान बनी हुई बुद्ध की जो स्टेच्यू है वो. इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला पीरियड न्यूमरस मेटल आइडल्स वेर मेड. और साउथ इंडिया में भी हमें चोला राजवंश के समय के दरमियान बने हुए कई सारी धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई है. द स्टेच्यू ऑफ नटराज, अ मास्टरपीस इन अ स्कल्पचर, इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जो नटराज का स्टेच्यू, जो धातु से बनी नटराज की मूर्ति मिली है, उसके बारे में वो तो किसी भी जगह पर आप जाओ तो ये वर्ल्ड फेमस है. और ये हमारे प्राचीन भारत के पूर्वजों की देन है. इट इज़ प्रिजर्व इन द म्यूजियम एट चेन्नई. और ये नटराज की जो मूर्ति हमें मिली है वो चेन्नई के म्यूजियम में रखी गई है. अनदर वेल नोन मेटल आइडल राम द आर्चर कैन बी सीन इन द म्यूजियम. तो नटराज की मूर्ति के साथ साथ राम, एक धनुर्धारी राम की जो धातु की मूर्ति है वो भी हमें म्यूजियम में देखने को मिलती है. ये सारे धातु शास्त्र के एक एग्जाम्पल्स हैं. द आर्टिस्टिक स्टेच्यू ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, बर्ड्स, एनिमल्स एंड बीटल नट कटर्स आर कंसिडरेड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक आर्ट. तो उसके अलावा भी हम धातु शास्त्र के एग्जाम्पल की बात करें तो कई सारे देव देवियों की मूर्ति, पशु पक्षियों की मूर्ति और बीटल नट कटर्स जिसे हम कहते हैं सुड़ी, जिससे हम सुपारी काटते हैं. तो ऐसे कितने सारे धातु के एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, कितने सारे ऐसे धातु के आइडल्स, धातु के नमूने मिलते हैं. इससे हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में धातु शास्त्र में बहुत ही हमने प्रगति की थी. ऑल ऑफ दैम हैव इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और इन सब का प्राचीन भारत में अपना विशिष्ट स्थान है और अपना विशिष्ट महत्व है. अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री. Alchemical law. Chemistry is an experimental science. केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान है वो एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है. दिस साइंस इज अ वेरी यूजफुल फॉर वेरियस मिनरल्स, प्लांट्स, सीड्स, फॉर एग्रीकल्चर, मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स और टू ब्रिंग अ चेंज इन दैम. इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. तो रसायन शास्त्र की बात करें, रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान है हमें कई तरीके से हेल्पफुल, कई तरीके से मददगार होता है. जैसे कि कई सारे मिनरल्स के लिए, प्लांट सीड्स फॉर एग्रीकल्चर के लिए, या फिर कोई अलग अलग धातु बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, या दो अलग अलग धातुओं को मिक्स करके उसके अंदर और कोई रसायन डाल के कोई तीसरी धातु भी बनाई जा सकती है, या फिर हमें दवाई बनाने में भी इस रसायन विज्ञान का बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत उपयोगी है. Acharya Nagarjuna, a learned Buddhist of Nalanda University, is known as an Acharya in the field of chemistry. तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, रसायन विज्ञान की बात करेंगे, तो हमें आचार्य नागार्जुन को भूलना नहीं है, क्योंकि ये आचार्य नागार्जुना ही है जो नालंदा यूनिवर्सिटी के एक बुद्धिस्ट विद्वान थे, जो सबसे प्रोमिनेंट नाम उसका आता है इस फील्ड में. He had written books like रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी. आचार्य नागार्जुना ने
रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी नाम की 2 बुक रसायन विज्ञान के ऊपर लिखी है। आचार्य नागार्जुना एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी अलोंग विद द हर्बल मेडिसिन्स। तो ये आचार्य नागार्जुन ही थे जिसने सबसे पहले आयुर्वेद के साथ साथ हर्बल मेडिसिन के साथ साथ एलोपैथी दवाइयों का भी इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी। It is believed that the use of mercury ash as a medicine was initiated by him। और नागार्जुन ही थे कि जिसने मर्क्यूरी मतलब जो पारा की जो ऐश मतलब भस्म, पारा जो एक मेटल है, एक लिक्विड मेटल है, उसकी भस्म का एज ए मेडिसिन दवाई के रूप में इस्तेमाल करने की शुरुआत नागार्जुना ने ही की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओवन स्कूल ऑफ केमिस्ट्रीज एंड फर्नेस फॉर द स्टडीज एंड रिसर्च। जैसे कि हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान है वो एक प्रायोगिक विज्ञान है और इसके लिए प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर ये रसायन शास्त्र के ऊपर इसके प्रयोग को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर उसकी फर्नेस मतलब भट्ठी भी थी और उसके रिसर्च के लिए बहुत बड़ी प्रयोगशाला भी थी। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेन रसा, उपरसा, 10 types of poisons as well as the various types of salts and ash of minerals is seen in the chemistry। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग रस, उपरस और 10 तरीके के जहर के बारे में और अलग अलग सोल्ट्स मतलब अलग अलग नमक के बारे में और अलग अलग मिनरल की एशिज मतलब मिनरल की भस्म के बारे में उल्लेख किया गया है। द कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा रिफ्लेक्ट एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। भगवान बुद्ध का जो कॉपर का स्टेच्यू है उससे साबित होता है कि हमारे पूर्वजों के पास केमिस्ट्री का उत्कृष्ट नॉलेज था। द कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम द सुल्तानगंज, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज 7.5 feet हाई एंड वेट्स इन 1 ton। जो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानगंज से प्राप्त किया गया था, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7.5 फीट थी और उसका वजन था 1 टन का था। द स्टेच्यू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इज 18 feet हाई। नालंदा के अंदर भी एक 18 फीट का ऊंचा बुद्ध का जो स्टेच्यू था वो भी एक केमिस्ट्री का एक सबसे बड़ा उदाहरण था। एंड एक्जिक्विस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ विजय स्तंभ, द 24 feet हाई iron pillar which weighed 7 tons built by Chandragupta II. In spite of nature's fury over centuries, the pillar has not yet corroded. This is the best example of alchemical lore of India। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्मित जो विजय स्तंभ था, हालांकि वो एक आयरन पिलर है जो 24 फुट ऊंचा है, 1000 साल हो जाने के बावजूद भी कई सारे नेचर्स फ्यूरी यानी कि कई सारे उसने मतलब गर्मी, बारिश और ठंड में रहने के बावजूद भी आज भी उस विजय स्तंभ के ऊपर, उस आयरन पिलर के ऊपर जंग नहीं लगा है। ये सबसे बड़ा और सबसे उत्कृष्ट हमारे केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है कि प्राचीन भारत के लोगों के पास वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री का नॉलेज था, जिसकी वजह से वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ वस्तुओं, ऐसी मूर्तियाँ, ऐसे स्टेच्यूज का वो निर्माण कर सकते थे। साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। इंडिया अटेन an unprecedented achievement in the field of medicine and surgery। भारत ने मेडिसिन एंड सर्जरी के फील्ड में अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। सिंस एंशियंट पीरियड महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड वाघभट्टा pioneered the Indian medicine, science and surgery through their intense research and reached to the greatest height। प्राचीन समय से ही महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने और वाघभट्टा ने न सिर्फ भारतीय मेडिसिन, साइंस एंड सर्जरी को स्थापित किया, अपितु अपने इंटेंस रिसर्च से, अपने गहरे संशोधन से उसको एक अलग ऊंचाई तक ले गए। महर्षि चरक हैज़ रिटन अ बुक चरक संहिता इन विच ही हैज़ मेंशन्ड ओवर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स। महर्षि चरक ने चरक संहिता नाम की एक बुक लिखी है जिसमें उसने 2000 से भी ज़्यादा मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में लिखा है। हर्ब्स यानी कि वनस्पति
पौधे। महर्षि सुश्रुत हैज़ मेंशन्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन सर्जरी। महर्षि सुश्रुत ने अपनी बुक के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसके बारे में लिखा है। द इंस्ट्रूमेंट्स वेर सो शार्प दैट दे वुड स्प्लिट अ सिंगल वर्टिकल हेयर इनटू 2 डिविजन्स। और ये जो इंस्ट्रूमेंट थे वो इतने शार्प थे, इतने तीक्ष्ण थे कि एक बाल को भी वर्टिकल पोजीशन में 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते थे। आप सोच सकते हो उसकी शार्पनेस। वाग्भट्टा हैज़ रिटन अ बुक, वाग्भट संहिता इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और वाग्भट्टा ने भी एक वाग्भट संहिता नाम की बुक लिखी है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कार्य है। स्टडी ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर। हर डॉक्टर के लिए ये तीनों बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मायने रखती है। हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एंशियंट टाइम्स इज एनरिच विथ यूज कलेक्शंस ऑफ मिनरल्स, मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम हिंदू हर्बल साइंस, प्राचीन भारत के हिंदू हर्बल साइंस, मेडिसिन साइंस की बात करें तो उसमें काफ़ी खनिज और पेड़ पौधे और प्राणी के कलेक्शन का, एक प्राणियों के बहुत बड़ा ही कलेक्शन रहा है। दिस हैज़ प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन्स, देयर क्लासिफिकेशंस, देयर यूसेस। और उसमें, इस शास्त्र में सारे के सारे प्लांट्स के बारे में डिटेल में लिखा गया है और उसमें से कैसे दवाई बनाई जाती है, उसकी प्रोसेस, उसका वर्गीकरण और उसके उपयोग के बारे में हमें जानकारी दी गई है। दे कुड इवन स्टॉप ब्लड सर्कुलेशंस विथ बॉल शेप बैंडेज। उसके पास ऐसी कला थी कि वो बॉल शेप बैंडेज बांधकर रक्त परिभ्रमण को रोक सकते थे ताकि खून ना बहे। They could skillfully operate on abdomen, kidney, cataract, hernia, stone, piles and bladders. उसके पास और उसके ऑपरेशन के ऐसे तरीके थे कि ये एब्डोमेन, किडनी, कैटरैक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स और ब्लेडर का ऑपरेशन उस समय में, प्राचीन समय में भी कर सकते थे। उसके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी थे और उसके पास उसके सर्जरी का नॉलेज भी था। They could classify also, join the broken or displaced bonds and extract the things pierced into the body easily and skillfully. वो टूटी हुई हड्डी को क्लासीफाई भी कर सकते थे, डिस्प्लेस हड्डी को भी अपनी जगह पे रख सकते थे, जोड़ सकते थे। और अगर जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर किसी भी चीज़ अगर घुस गई है तो उसको वो स्किलफुली उसमें से वो निकाल सकते थे। वो भी उसके पास नॉलेज था। रिकग्नाइज सिम्टम्स एंड डायग्नोज द डिसीज। वो लक्षणों के आधार पर रोगों का डायग्नोसिस कर सकते थे, उसका निदान कर सकते थे। दे ऑल्सो गेव डायरेक्टिव डायरेक्शंस आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ डिसीज। और डिसीज़ के रिकवरी के बाद वो डाइट प्लान, एक डाइटरी चार्ट भी पेशेंट को देते थे ताकि वो डिसीज़ है वो दोबारा उसे ना हो। दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल, जॉइनिंग द नोज एंड ईयर्स। उसके पास प्लास्टिक सर्जरी की भी नॉलेज थी और वो नाक को और कान को भी जोड़ सकते थे। दे शोड अ कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग स्टूडेंट्स द मेथड्स ऑफ सर्जरी बाय डूइंग सर्जरी ऑन डेड बॉडीज और ऑन द वैक्स टिश्यूज। वो अपने बच्चों को ऑपरेशन, सर्जरी करने का नॉलेज सिखाने में भी वो काफ़ी उत्सुक थे और वो ऐसे ऑपरेशंस, एक प्रायोगिक ऑपरेशंस डेड बॉडीज़ के ऊपर या फिर जो मोम के जो टिश्यूज थे उसके ऊपर वो परफॉर्म करते थे ताकि वो प्रायोगिक रूप से बच्चों को भी, उसके स्टूडेंट्स को भी सर्जरी सिखा सके। दे कंडक्टेड रिस्की ऑपरेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी। जब कोई माँ प्रसूति के टाइम पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो ऑपरेशन कर सकते थे, जोखिमी ऑपरेशन भी कर सकते थे। दे वर एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियंस। वो एक स्त्री रोग के निष्णात भी थे और बालकों के रोग के भी अच्छे निष्णात थे।
वेटरनरी साइंस ऑल्सो डेवलप इन एंशियंट इंडिया। तो ये तो सिर्फ मानव मेडिसिन के बारे में बात की, उसके अलावा वेटरनरी साइंस मतलब प्राणियों के अंदर अगर कोई डिसीज आए तो उसके विज्ञान, वो भी मेडिसिनल साइंस था, वो भारत में, प्राचीन भारत में डेवलप हो चुका था। दे रॉट बुक्स ऑन डिजीज रिलेटेड टू द हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स। तो प्राचीन भारत में हाथी और घोड़े के रोगों के ऊपर भी बुकें लिखी जा चुकी थी। एमोंग दैम हस्ती आयुर्वेदा, शालिहोत्रा एंड अश्वशास्त्र आर वेल नोन। और उसमें से हस्ती आयुर्वेद, शालिहोत्रा एंड अश्वशास्त्र थी, वो प्राणियों के डिसीज़ के ऊपर लिखी हुई बुक्स में प्रोमिनेंट थी। द स्कॉलर, science writer of medicines Vagbhatta made valuable contributions through his work Ashtang Hriday in the field of diagnosis। और वाग्भट्टा ने अपनी बुक अष्टांग हृदय की मदद से जो किसी भी रोग के निदान के लिए जो स्किल चाहिए उसमें उसने काफ़ी हद तक उसका डिस्क्रिप्शन किया है, और ये किसी भी रोग के निदान के लिए अष्टांग हृदय पुस्तक थी, वो काफ़ी हेल्पफुल है।